इंडिया में स्टील प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ग्लोबली भी सिचुएशन सेम है। अर्ली मॉनसून के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में स्लो डाउन आया है, जिससे स्टील डिमांड कम हो रही है। चाइनीज स्टील के प्राइसेस भी गिर रहे हैं। ये चार्ट देखो, 2021 के बाद से चाइनीज स्टील के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। इन फॉलिंग प्राइसेस के कारण इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स भी श्रिंक हो रहे हैं और उन पे फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है। इस इंडस्ट्रियल स्लोडाउन के बावजूद इंडियन स्टील इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल रही है। इंडिया की स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट मई 2025 में ईयर ऑन ईयर 9.7% बढ़ा। लेकिन अगर ग्लोबली स्टील इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ रहा है, तो इंडियन स्टील इंडस्ट्री का आउटपुट अभी क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल स्लोडाउन का रीजन क्या है? इस स्लोडाउन का इंडियन स्टील इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? इंडियन स्टील इंडस्ट्री में कौन से दूसरे मेजर ट्रेंड्स चल रहे हैं? इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम स्टील इंडस्ट्री के करंट स्लो डाउन को डिटेल में समझेंगे। फिर हम इस स्लो डाउन का एक मेजर रीजन भी एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम इंडिया पे इस स्लो डाउन का इंपैक्ट समझेंगे। एंड में हम इंडियन स्टील इंडस्ट्री के दूसरे मेजर ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री का स्लो डाउन। मई 2025 में ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर 3.8% गिर गया। जनवरी टू मई 2025 में ग्लोबल स्टील आउटपुट 1.3% गिर गया। लेकिन ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में दो अलग सिचुएशंस दिख रहे हैं। एक तरफ मैच्योर इकोनॉमीज में स्टील प्रोडक्शन में स्लो डाउन चल रहा है। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। मई 2025 में चाइना का स्टील आउटपुट 6.9% गिर गया। ईयर टू डेट मतलब जनवरी 2025 से मई 2025 तक चाइना का स्टील आउटपुट 1.7% गिर गया। अगर थोड़ा और मैक्रो इकोनॉमिक व्यू लिया जाए तो एशिया और ओशियानिया रीजन ने भी स्टील आउटपुट में 4.7% का डिक्लाइन रिकॉर्ड किया। रशिया और CIS या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स रीजन का स्टील आउटपुट 8.1% कम हुआ। यूरोप में EU का स्टील प्रोडक्शन 3.1% गिरा और नॉन EU यूरोप का स्टील प्रोडक्शन 8.8% गिरा। जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन तो पूरे 10.8% से गिर गया। वहीं इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का सिचुएशन काफी अलग था। इन तीनों रीजन्स में स्टील आउटपुट 9.7%, 5.5% और 5.3% बढ़ा। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में स्टील प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है और डेवलप कंट्रीज में स्टील प्रोडक्शन में स्लो डाउन आ रहा है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि डेवलप कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर एक मैच्योर फेज में आ चुका है। ऐसे कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स या नए कंस्ट्रक्शंस कम होते हैं। वहीं इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। इसलिए इन कंस्ट्रक्शन डिमांड्स को मीट करने के लिए इन रीजन्स का स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है। ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में स्लो डाउन का एक और रीजन है। एक तो डेवलप कंट्रीज का स्टील रिक्वायरमेंट कम हो रहा है। दूसरा कारण है चाइनीज स्टील का ओवर प्रोडक्शन। देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, चाइना दुनिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। लेकिन इस ग्लोबल स्लो डाउन में चाइनीज स्टील प्रोडक्शन भी कम हुआ। जनवरी टू मई 2025 पीरियड में चाइना का स्टील प्रोडक्शन लास्ट ईयर के सेम पीरियड से 1.7% कम था। इसका कारण है चाइना में वीक डोमेस्टिक डिमांड। चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर में एक स्लो डाउन चल रहा है, इसलिए चाइना के स्टील इंडस्ट्री का डोमेस्टिक डिमांड वीक हो गया है। लेकिन चाइना का इंटरनेशनल ट्रेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने लाता है। चाइना का स्टील प्रोडक्शन कम होने के बावजूद इनका स्टील एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर 8 to 10% बढ़ गया। मतलब चाइना का खुद का डोमेस्टिक डिमांड कम हो चुका है और अभी स्टील प्रोडक्शन रिड्यूस करके अपना एक्सेस स्टील इंटरनेशनल मार्केट्स में डंप कर रहे हैं। चाइना का ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि चाइना में डिमांड कम होने के कारण स्टील के रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो सकते हैं। वुड मैकेंजी के एक रिपोर्ट के हिसाब से आयरन ओर प्राइसेस फाइनेंशियल ईयर 25 के $99 से कम होकर फाइनेंशियल ईयर 26 तक $95 तक गिर जाएंगे। ये एक 4% का एनुअल प्राइस फॉल होगा। सेम रिपोर्ट ने यह भी कहा कि चाइना का स्टील डिमांड 2034 तक -1.2% CAGR से कम होगा। और वुड मैकेंजी के रिपोर्ट का एक्सपेक्टेशन अब शायद सच भी हो रहा है। जून 2025 में आयरन ओर प्राइसेस $94.48 पर टन तक गिर गए। लास्ट मंथ से आयरन ओर प्राइसेस 5.03% कम हुए हैं। ईयर ऑन ईयर आयरन ओर प्राइसेस 11.29% गिर चुके हैं। मतलब चाइनीज स्टील के डिमांड वीकनेस का रिपल इफेक्ट शायद ऑलरेडी दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में चाइनीज स्टील के ओवर सप्लाई के कारण प्राइसेस गिर रहे हैं। इससे दूसरे देशों के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए चाइनीज स्टील से compete करना मुश्किल हो रहा है और इन देशों में डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चर भी कम हो रहा है। साथ ही साथ स्टील के डिमांड वीकनेस के कारण स्टील के रॉ मटेरियल्स का डिमांड भी कम हो रहा है। इससे आयरन ओर जैसे कमोडिटीज के प्राइसेस गिर रहे हैं। लेकिन चाइना के स्टील इंडस्ट्री में चेंजेस से हमारा क्या, इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? देखो, इंडिया पे इस चेंज के दो इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। स्टील प्राइसेस कम होने से उन इंडियन कंपनीज को फायदा होगा जिनके लिए स्टील एक रॉ मटेरियल है।
इन कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएंगे और इनके मार्जिन्स और फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये चेंज एक थ्रेट है। 12% सेफ गार्ड ड्यूटी लगने के बावजूद अगर चाइनीज स्टील के प्राइसेस गिरते रहे तो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स इन प्राइसेस से या तो compete नहीं कर पाएंगे, नहीं तो इनके मार्जिन्स और फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ सकता है। ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री स्लोडाउन का हमने इंडिया के स्टील इंडस्ट्री पे तो इम्पैक्ट समझ लिया, लेकिन इंडिया के स्टील इंडस्ट्री में 3 और मेजर ट्रेंड्स चल रहे हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर में स्टील का फॉलिंग प्राइसेस का प्रेशर, रॉ मटेरियल्स के फॉलिंग प्राइसेस का रिलीफ और सेफ गार्ड ड्यूटी का इम्पैक्ट। चलिए इन तीनों ट्रेंड्स को समझते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का प्राइसिंग प्रेशर। ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इंडियन स्टील आउटपुट 9.7% बढ़ा, लेकिन डोमेस्टिकली इंडियन स्टील इंडस्ट्री फॉलिंग प्राइसेस के कारण प्रेशर फेस कर रहा है। अप्रैल 2025 में हॉट रोल्ड कॉइल का प्राइस 52,900 रुपीस पर टन तक पहुंच गया था। तब से जून 2025 तक हॉट रोल्ड कॉइल प्राइसेस 4% गिरे और 50,800 रुपीस पर टन तक पहुंच गए। ब्लास्ट फर्नेस रीबार प्राइसेस भी वीक ऑन वीक बेसिस पे 1,300 रुपीस पर टन गिर गए और 51,900 रुपीस पर टन तक पहुंच गए। वीक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण प्रोजेक्ट सेगमेंट के प्राइसेस भी 51,000 to 51,500 रुपीस तक गिर गए। ओवरऑल स्टील कंजम्पशन के नंबर से इस प्राइस फॉल का कारण समझ में आता है। फरवरी 2025 में इंडिया का स्टील कंजम्पशन 11.2 मिलियन टन था। मार्च 2025 में यह नंबर 12.96 मिलियन टन तक पहुंचा, लेकिन अप्रैल 2025 तक कंजम्पशन फरवरी के लेवल से भी नीचे गिर गया और 10.93 मिलियन टन तक पहुंच गया। ये डिमांड फॉल स्टील इंडस्ट्री का साइक्लिकल नेचर का हिस्सा है, लेकिन इस डिमांड वीकनेस के कारण इंडिया में स्टील सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाता है, जिससे इंडिया में स्टील प्राइसेस गिर जाते हैं। और इंडिया के वीक स्टील डिमांड का कारण है लो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इसके कारण भी स्टील प्राइसेस गिर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का इंडिया के स्टील कंजम्पशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इंडिया का स्टील डिमांड फ्यूचर में और वीक हो सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से रेलवेज और रोडवेज जैसे स्टील इंटेंसिव सेक्टर्स में गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 के पीक इन्वेस्टमेंट पीरियड के कंपैरिजन में अब स्टील डिमांड कम हो सकती है। इकरा के वाइस प्रेसिडेंट सुमित झुंझुनवाला ने इंडिया के फ्यूचर स्टील डिमांड पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक इंडिया का स्टील डिमांड ग्रोथ 7 to 8% तक कम हो जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के 13.7% और फाइनेंशियल ईयर 25 के 11.5% से काफी कम है। जहां स्टील के प्राइसेस कम होने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे प्रेशर पड़ रहा है, वहीं स्टील के रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होने से इंडस्ट्री को बेनिफिट भी मिल सकता है। आयरन ओर प्राइसेस गिर रहे हैं और ये $100 पर टन से भी नीचे चले गए हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आयरन ओर फिलहाल $94 पर टन पे ट्रेड हो रहा है। यह स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक फेवरेबल इनपुट कॉस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, खासकर उन कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल के लिए मर्चेंट मार्केट पर डिपेंड करती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से वीक ग्लोबल डिमांड के कारण प्रीमियम हार्ड कोकिंग कोल के प्राइसेस 180 to 200 डॉलर्स पर टन के रेंज में ही रहे। फिर भी रीस्टॉकिंग के कारण मई में एवरेज कोकिंग कोल का डिमांड बढ़ा, इसलिए प्राइस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5% बढ़कर $206 पर टन तक पहुंच गया। कंपनीज मॉनसून के पहले कोल रीस्टॉक करते हैं क्योंकि मॉनसून में कोल की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर के चलते ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट रिडक्शन इंडियन स्टील कंपनीज के मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। जिन कंपनीज के पास कैप्टिव आयरन माइनिंग ऑपरेशंस हैं, उनको इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो कंपनीज आयरन और मोस्टली मर्चेंट मार्केट से खरीदते हैं, उनके लिए प्राइसेस का फॉल कॉस्ट सेविंग ला सकता है। स्टील और स्टील के रॉ मटेरियल प्राइसेस के अलावा इंडिया के स्टील इंडस्ट्री पे सेफगार्ड ड्यूटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। सेफगार्ड ड्यूटी एक टेम्पररी इंपोर्ट टैक्स होता है, जिससे किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अग्रेसिवली चीप इंपोर्ट से बचाया जा सके। इंडिया के स्टील इंपोर्ट्स पे 12% सेफगार्ड ड्यूटी अप्रैल 2025 में लगाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशन रहा है। स्टील सेक्रेटरी संदीप पाउंड्रिक के असेसमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक इस ड्यूटी के कारण स्टील इंपोर्ट्स 50% रिड्यूस हो सकते हैं और ये ट्रेंड इंपोर्ट डेटा में ऑलरेडी दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अप्रैल और मई के नंबर्स ईयर ऑन ईयर काफी कम हुए हैं। इंपोर्ट रिडक्शन के कारण डोमेस्टिक स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी का इफेक्टिवनेस अब टेस्ट हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं। इकरा के वीपी के हिसाब से चाइनीज एचआरसी या हॉट रोल्ड कॉइल प्राइसेस मार्च 2025 से लगभग $20 पर टन गिर चुके हैं। इस प्राइस रिडक्शन के कारण 12% ड्यूटी का प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम हो सकता है। इसीलिए इंडस्ट्री के प्लेयर्स सेफगार्ड ड्यूटी 24% तक डबल करने का डिमांड कर रहे हैं। स्टील सेक्रेटरी के हिसाब से इस सिचुएशन पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज अपना फाइनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो अगस्त तक कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है। करंट 12% सेफगार्ड ड्यूटी सिर्फ 200 डेज के लिए एप्लीकेबल होगा।
फाइनल रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि करंट प्रोटेक्शन लेवल काफी है या इसे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के डायनामिक्स इवॉल्व हो रहे हैं। 21st सेंचुरी की शुरुआत में ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन स्टेडीली बढ़ रहा था। 2000 में 850 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस हुआ था। 2020 तक ये नंबर डबल से ज्यादा हो गया और लगभग 1.9 बिलियन टन तक पहुंच गया, लेकिन तब से प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हो गया है। करंट प्रोडक्शन लेवल्स 1.88 से 1.96 बिलियन टन के बीच रुक गए हैं। मतलब शायद ग्लोबल स्टील कंजम्पशन अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच रहा है। ये ग्लोबल स्लो डाउन का टाइमिंग ग्लोबल प्रायोरिटीज के शिफ्ट से भी मैच करता है। मैच्योर इकोनॉमी स्टील इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से सर्विसेज और टेक सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। चाइना का पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन अभी भी हाई है, 601.1 केजी, लेकिन ये 2020 के 707.9 केजी से कम हुआ है। मतलब शायद चाइना भी सिमिलर ट्रांजिशन में है, लेकिन इंडिया का सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन 2020 के 64 केजी से बढ़ के 2025 में 104 केजी हो गया है। मतलब हम अभी भी अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के फेज में हैं। स्टील सेक्रेटरी के प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक ये नंबर 155 टू 160 केजी पर कैपिटा तक पहुंच सकता है। मतलब ये फेज फ्यूचर में भी कंटिन्यूड रहेगा। ग्लोबल स्टील डिमांड के इकोसिस्टम का चेंज अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस साथ में लाता है। इंडिया का बढ़ता स्टील डिमांड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग होम मार्केट क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया को इंटरनेशनल स्टील एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव मार्केट बना देता है, जो वीक ग्लोबल डिमांड के टाइम हमारे मार्केट्स को टारगेट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्लोबल स्टील इकोसिस्टम का चेंज इंडिया के स्टील इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।